नमस्कार, मैं विकास श्रीवास्तव सत्य बहुमत के प्लेटफॉर्म पे आज एक बार फिर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। चर्चा का विषय है जो कि काफ़ी एक वीडियो ध्रुव राठी का पॉपुलर हो रहा है, द डिक्टेटर वीडियो देखने के बाद हमने उस पूरे वीडियो को देखा और देखने के बाद हमने इस पूरे वीडियो में ये पाया कि ध्रुव राठी जो विषय रख रहे हैं वो मौजूदा सरकार की जो ज़्यादती है जिसको बता रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार एक मनमाना अपना कर रही है। विपक्षी नेताओं को किसी न किसी तरीके से आरोप लगा करके किसी तरीके से उसको जेल में ठोक रही है, यानी कि वो एक डिक्टेटर की तरफ सरकार जा रही है। तो क्या वाकई ये इस लोकतंत्र में डिक्टेटर एग्जिस्ट करता है, जहाँ चुनाव भी होते हैं और जहाँ बहुमत से भी फैसले लिए जाते हैं? तो इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं सत्यदेव चौधरी जी और साथ में हैं ब्रजेश यादव जी। तो सबसे पहले सत्यदेव चौधरी से हम बात करेंगे कि सर, आपने भी देखा होगा ध्रुव राठी का जो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो एक तरह से डिक्टेटर का उसका रवैया है और वो सारे जो भी जो एक्शन हैं उसके हो रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से लोगों को दबाने का, नेताओं को दबाने का काम कर रही है। तो क्या वाकई इस एक लोकतांत्रिक देश में डिक्टेटर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे चुनाव भी होते हैं और बहुमत से भी फैसले लिए जाते हैं? देखिए, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना ध्रुव राठी जी की, वो वीडियो मैंने भी पूरा देखा शुरू से लेकर अंत तक। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये देखा कि सिवाय उसके अंदर 100% सरकार की आलोचना करने के, समाधान के नाम के ऊपर वहाँ कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके के वीडियो बहुत तरह के लोग, अच्छे नामी ग्रामी जो पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार हैं या कुछ और भी हैं, इस तरीके के कई नेता भी हैं जो इसके ऊपर कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई समाधान के ऊपर उसको बोलते हुए नहीं देखा। तो समाधान क्या है ध्रुव राठी जी, ये तो बताइए। आपने पूरी आलोचना कर दी और ये कह दिया जी कि खाली इसको हटाओ। तो इसको हटाने की बात तो हम पिछले 75 सालों की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 10-15 बार कर चुके। लीडर भी बदल दिए, पॉलिटिकल पार्टियां भी बदल दी, लेकिन फिर भी हर चुनाव के बाद में हमारी समस्या भ्रष्टाचार की, अपराध की और ज़्यादा कई गुना बढ़ी, कम होने की बजाय। तो मतलब क्या है कि जिस एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हमने स्वीकार कर लिया, उसी को वोट दिए जा रहे हैं और उस राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करके जी भरकर हम उसी की आलोचना करते रहते हैं। तो हमें ये बताइए ना, समाधान क्या है इसका? जब समाधान कुछ है ही नहीं तो खाली परिवर्तन तो हम कई बार देख चुके, जब जैसा मैंने आपको कहा अभी। तो उस परिवर्तन से लेकिन निकला क्या? और अभी भी 2024 के अंदर क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा मान लो, फिर क्या करोगे आप? भाई, जिस राजनीतिक व्यवस्था में, मेरा एक मूल सवाल ये है, जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मतदाताओं को या लीडरों को या पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी नहीं पता कि भाई बहुमत की व्याख्या क्या है, बहुमत की परिभाषा क्या है। अगर ध्रुव राठी जी को मालूम है इस बात का, बहुमत का, तो ध्रुव राठी जी क्लियर कर दें इस बात को भी, ऐसे बहुमत से सरकार बनेगी। और जब बहुमत की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है और खाली आलोचना के ऊपर आधारित आप अपने वीडियो बनाते रहिए और लाखों करोड़ों लोगों को दिखाते रहिए, उससे निकला क्या? समाधान तो नहीं हुआ ना। फिर हमारा एक बारी परिवर्तन करने के बाद में, जो हम पहले कितनी बारी कर चुके, तो उनके अत्याचार सहो, हर नेता के, हर सरकार के। पहले तो आम आदमी, गरीब आदमी उसका अत्याचार सहे और फिर उसको परिवर्तन के नाम से अपना टाइम, जिंदगी बर्बाद करते रहो। तो इससे तो अच्छा ही है ना कि एक अच्छा निर्णय ये होना चाहिए कि वह हमारी सरकार बने कैसे, क्यों बने, कैसे बने। जब खरीद फरोख्त से ही सरकार बननी है, भ्रष्टाचार से आधारित सरकार बननी है, तो उसके अंदर तो यही परिणाम निकलने हैं। और क्या निकलने वाला है? अब ये नेता नहीं आएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा तो कोई तीसरा आ जाएगा। अब उसको कानून को बदल दो, कानून को सख्त बना दो, इस कानून को मिटा दो। इससे ये समस्या का समाधान है नहीं। मेरा यही मानना है विकास जी कि जब तक आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे कि बहुमत लोकतंत्र के अंदर, आप कह रहे हो ये लोकतंत्र है, ये चुनाव करवाना खाली लोकतंत्र हो गया। तो ऐसे चुनाव तो जैसे नॉर्थ कोरिया में, रशिया में, चाइना में भी ऐसे भी चुनाव तो वहाँ भी होते हैं और चुनाव यहाँ भी हो ही रहे हैं। 2014 में भी चुनाव हुआ, 2019 में भी चुनाव हुआ और अब फिर 2024 में चुनाव हो रहा है। चुनाव होने के बाद में जब तक लोगों की आकांक्षाओं के, लोगों के कल्याण के लिए लोकप्रिय अगर कोई चुनाव नहीं होते हैं तो फिर उस चुनाव का कोई मायना नहीं है। जिस चुनाव के ऊपर विश्वास नहीं है लोगों को, उसका क्या मायना है?
बात तो ये है, तो एक समाधान के ऊपर बात करें। मैं अभी तो यही कह सकता हूँ, लेकिन इसके समाधान के ऊपर भी हम बात करेंगे। हालांकि ध्रुव राठी जी ने भी जो आप कह रहे हैं ना कि रसिया में या नॉर्थ कोरिया में इस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ भी लोकतंत्र है और चुनाव भी होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक डिक्टेटर उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि सरकार अकाउंटेबल नहीं है, यानी कि सरकार सवालों का जवाब नहीं देती है। जो पूछता है सवाल उसको किसी न किसी तरीके से जेल के अंदर कर दिया जाता है। तो क्या सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था में ये जो बहुमत परिभाषित हो जाएगा, और बहुमत जो आप कह रहे हैं कि जो सत्य बहुमत से सरकार बनेगी उसमें सरकार अकाउंटेबल होगी, चुनाव भी होंगे, और वो सारी बातें नहीं होंगी जो मौजूदा सरकार कर रही है। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, तो पहले तो देखिए, ये बात करिए कि आज का बहुमत है क्या। हम अभी सत्य बहुमत की बात बाद में करेंगे, वो तो हमारा एक समाधान है, अल्टीमेट समाधान है। आज की व्यवस्था ये है कि आप बिना बहुमत की परिभाषा के, बिना बहुमत की व्याख्या के आप लोकतंत्र को भी स्वीकार कर लिया, चुनाव भी करवा दिए और बहुमत से सरकार भी बना ली। ये क्या हुआ? पहले तो ये बात करिए। जब तक इस बात का लोगों को शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक उसमें गलती क्या है, सुधार कैसे किया जाए, इस पॉइंट के ऊपर हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज के दिन क्या क्या व्यवस्था है राजनीति की, बहुमत की, कि हम पहले चुनाव भी करवा देंगे और वो फिर उसके बाद में सरकार भी बना लेंगे और बहुमत का हमें पता ही नहीं है। नहीं, तो ध्रुव राठी जी तो ये कह रहे हैं, समाधान की जो बात कर रहे हैं, समस्याएं उन्होंने उठाई और चिंता जाहिर करी मौजूदा राजनीतिक के ऊपर कि भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अब सबसे पहले तो हम आज के सत्ताधारी को बेदखल करें पहले, उसके बाद जो भी पार्टी आएगी, वो किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, कौन आएगी, जो भी आए तो कम से कम ये तो बने कि भाई वो उससे सवाल किया जा सके। लोग अपना, अगर कोई असंतोष है, कहीं असंतुष्टि है लोगों में, तो वो अपना धरना, विरोध, प्रदर्शन जाहिर कर सके, जो कि अभी सरकार डिसअलाउ करती है उस चीज़ को। तो क्या ब्रजेश जी से मैं इसके ऊपर कुछ सवाल लेना चाहता हूं कि ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि जो अगर मान लेते हैं कि ध्रुव राठी जी के इस बात के ऊपर लोग सहमत होते हैं और सरकार ये वापस नहीं आती है दोबारा, जो एनडीए सरकार है, और जो भी कोई दूसरा आता है, तो क्या वो अकाउंटेबल होगा, डेमोक्रेटिक होगा और फिर वो जस्टिस करेगा लोगों के साथ? विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सत्य बहुमत के इस प्लेटफॉर्म को आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी को भी बहुत धन्यवाद कि इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। आपने बोला कि इसकी क्या गारंटी है कि जब सरकार आएगी तो वो अकाउंटेबल होगी। बिल्कुल आपने सही सवाल, जायज़ सवाल उठाया। आज हम एक यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोज़ पे चर्चा कर रहे हैं। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि देश की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने सवाल जवाब करना छोड़ दिया है। अब जो यूट्यूबर्स हैं या तथाकथित जो और दूसरे मीडिया हैं, ठीक है, तो इनका जो सवाल है जनता से, ये जो जनता को जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा समाधान नहीं है, सिर्फ सवाल है। वो भी जो सवाल हम कर रहे हैं वही सवाल उनका भी है। जैसे बिल्कुल सही सवाल है कि अगर सरकार परिवर्तन हो गया, जैसा कि यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि हाँ वो चाहते हैं पहले सरकार परिवर्तित हो, तो सरकार, चलो सत्ता परिवर्तन हो गया, तो सत्ता परिवर्तन के बाद इसकी क्या गारंटी है कि जो सत्ता में आएगा वो जनता को आर्टिकल 19 का पूरा उपयोग करने की आज़ादी देगा? इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। इसकी क्या गारंटी होगी कि जो सत्ता में आएगा वो कैसे सत्ता में आएगा, उसका निर्माण का प्रक्रिया क्या होगा, उस पर चर्चा कौन करेगा? आप चीज़ों को समझिए। आज क्या हो रहा है, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं, सत्ता हथियाने की बात कर रहे हैं। और जब तक ये सिर्फ सत्ता हथियाने की लड़ाई होगी, सत्ता निर्माण की प्रक्रिया पे बात नहीं होगी, तब तक इस देश का क्या होगा, बंटाधार होते रहेगा। आज विपक्ष के लोग, एक उदाहरण है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का और कांग्रेस के गठबंधन का। पंजाब में दोनों के बीच गठबंधन नहीं है, दिल्ली में गठबंधन है। अब इस जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं, किस आधार पे बहुमत को परिभाषित करेंगे? क्या केजरीवाल के जो सांसद हैं जो पंजाब से जीत के आएंगे और कांग्रेस के सांसद जो हैं वो दिल्ली से जीत के आएंगे, क्या ये दोनों मिलके किसी एक मुद्दे पर सहमति जता पाएंगे? तो ये जो बेसिक बुनियादी सवाल हैं कि आप जो गठबंधन कर रहे हैं उस गठबंधन का आधार क्या है, आप जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं उस सरकार बनाने के तरीके का आधार क्या है, जब तक आप उस बेसिक समस्याओं पर, आधारभूत समस्याओं पर, सरकार बनाने के आधारभूत संरचनाओं पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इस देश का कोई समाधान नहीं निकलेगा। चाहे सत्ता इसकी आए या सत्ता उसकी आए, सत्ता परिवर्तन कोई नई बात नहीं है।
जैसे कि आदरणीय सतदेव जी ने कहा भी अभी कि इस देश में 75 सालों में 10-12 बार हमने ऐसा काम कर लिया है। हमने सत्ता परिवर्तन करा, एक्स को लाया, फिर वाई को लाया, फिर जेड को लाया, फिर एक्स को लाया, फिर वाई को लाया, फिर एक्स को लाया, फिर जेड को लाया। तो ये खेल चलते आ रहा है। जी। आप समझिए चीज़ को। लेकिन क्या इससे देश की जनता का भलाई हुआ? क्या इस देश की समस्याओं पे समाधान हुआ? नहीं हुआ। अभी आपको एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी का एक बयान आया। उनका कहना है कि वो आएंगी तो दल बदल कानून को मजबूत करेंगी। 1986 से पहले तो दल बदल कानून था ही नहीं। 86 के बाद आया, तो 86 के बाद आया तो आप तब तक जब तक फायदा उठा सकते तो उठाए। आप जब विपक्ष में चले गए, आपके सांसद कमजोर जो है, पार्टी कमजोर हुई और आपके सांसद विधायक टूटने लगे, भागने लगे, तब आपको ध्यान आ रहा है कि हम इस कानून को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। जनता को ये बताइए कि मजबूत आप किस सेंस में करेंगे, क्या मजबूती देना चाहते हैं? मजबूती सिर्फ इस सेंस में कर देंगे क्या कि हमारे पार्टी के सांसद अगर जीत गए तो हमारा गुलाम हो जाएंगे? इस सेंस में मजबूती देना चाहते हैं आप? अगर इस सेंस में मजबूती देना चाहते हैं तो बताइए कि वो सांसद जिसको जनता ने वोट देकर दिलाया है, क्या वो अपना विचार निष्पक्ष होकर जनता के पक्ष में रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अगर उसको बिल्कुल ही डर हो जाए कि मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोला, तो एक तरीके का डिक्टेटरशिप तो वो भी है। आप समझिए चीज़ों को। डिक्टेटरशिप तनाशाही तो वो भी है ना, कि आप अगर आपके सांसद, आपके विधायक जो है स्वतंत्र नहीं है। दूसरा तरफ डिक्टेटरशिप ये भी है कि आपके सांसद विधायक पार्टी के नाम पे जीतते हैं और दूसरे पार्टी से पैसा लेके दूसरी पार्टी में पल्ला बदल दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं एक साथ हावी हैं। इन सब समस्याओं का जड़ क्या है? इन सब समस्याओं का जड़ है सत्ता तंत्र की प्रक्रिया। ये तंत्र की प्रक्रिया ऐसी है कि कैसे सरकार बनाए, कैसे सत्ता में पहुँचे, इस पर मूलभूत बातों पे चर्चा नहीं हो रही है। और जब तक मूलभूत बातों पे चर्चा नहीं होगी तब तक आप सिर्फ पेन किलर लेके पेन को छुपा सकते हैं, पेन को ख़त्म नहीं कर सकते। जी, आप समझिए। देखिए, ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो मूल बात है वो न ध्रुव राठी न रवीश कुमार ऐसे लोग जो है वो अपनी बातों में नहीं रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं समस्याओं की वैरायटी गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात से मैं कुछ बात से ये ज़रूर है कि ये जो मौजूदा सरकार है थोड़ी ज़्यादती कर रही है, तो जिसको वो नाम दे रहे हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। तो चलो, डिक्लेयर्ड और इमरजेंसी और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में क्या अंतर है? बस इतनी सी बात है कि उसकी घोषणा करी गई थी, ये अघोषित है। लेकिन जो काम हो रहे हैं वो काम पहले भी हुआ है और आज की भी सरकार उस तरीके का काम वो कर रही है। तो एक बात वाक्य उसमें ये भी था कि मतलब जो विपक्ष के जो नेता हैं वो कुछ ऐसा उनके ऊपर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सरकार करके कहीं ना कहीं उसको डरा करके, धमका करके, या तो कहते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाओ और तो धुल जाओगे। वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल किया उसमें। तो वॉशिंग मशीन कभी एक समय में कोई और भी रहा है जिसको देख करके आज उसका भरपूर दुरुपयोग, मतलब उसका यूज कर रही है, दुरुपयोग नहीं, यूज कर रही है मौजूदा सत्ताधारी। लेकिन हम बात ये नहीं कर रहे हैं इस तरह की बात को। हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई आखिर में इन चीज़ों से निकलने का रास्ता क्या है, लोगों को वो रास्ता क्या ऐसा है, लोगों को किसी लेवल पे क्या ऐसे लोग, ध्रुव राठी जैसे लोग कोई ऐसी बात एजुकेट कर रहे हैं जिससे कि ये समस्याएं आगे बने ही ना। कोई भी पार्टी आए, कोई भी सरकार आए, वो कम से कम ये काम ना करें, ये समस्याएं हटें। तो इस तरह की बात ध्रुव राठी जी भी नहीं कर रहे हैं, या और भी जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो नहीं कर रहे हैं। घुमा फिरा के बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे कि अभी तो फिलहाल इस सरकार को हटाओ, फिर आगे देखेंगे। लेकिन फिर वही बात है, आगे भी वही समस्या है जो कि हम इस तरीके के प्रयोग पिछले 75 साल से जो भी बात कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग हुए। यानी कि अभी ब्रजेश जी ने बोला कि अभी तो पेन किलर खा के इसे दबा दो, फिर आगे आएंगे तो वो तो पेन किलर के पावर बढ़ते जाएंगे ना। वो जो डोजेज है उसकी एमजी बढ़ती जाएगी, जो डोजेज भी बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि समस्या का समाधान तो आप सत्यदेव चौधरी जी बताएंगे कि ये पेन किलर से बचने का और समाधान से पूरा संपूर्ण समाधान क्या है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन एक और बात उसमें उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया था कि एक कार में जा रहे हैं कुछ लोग और जिसमें से कुछ लोग चाह रहे हैं कि म्यूजिक बजाएं, और उसमें किसी पिता पुत्र की उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज से उनको प्रॉब्लम था, तो वो वोटिंग कराई जाए तो 3 लोगों ने बताया कि म्यूजिक ज़्यादा तेज़ बजाओ। तो ये कहीं ना कहीं मतलब वो स्टूपिडिटी बताया, अनैतिक बताया, तो उसको मेजोरिटेरियन से कुछ उसको कनेक्ट किया। तो सर मैं आपसे यही सवाल कह रहा हूँ कि ये क्या सत्य बहुमत में, अगर बहुमत मेजॉरिटी से अगर सरकार बनेगी, वोटों के बहुमत से जो आप कह रहे हैं, तो क्या उसमें अनैतिक बनने की गुंजाइश नहीं बनी रहेगी? फिर ये लोग शायद ध्रुव राठी के जो जितने दर्शक हैं उनके मन में भी सवाल आएगा कि सत्य बहुमत में भी तो ये गुंजाइश बनेगी, तो उसका क्या तरीका है? हालांकि समाधान उन्होंने नहीं दिया। क्या आप इसके ऊपर अपना कुछ उत्तर या समाधान दे सकते हैं सर? देखिए विकास जी,
एक तो बात यह है कि 140 करोड़ के देश में बहुमत का फैसला करना, और एक बात ये हुई कि गाड़ी में बैठे हुए 5 लोगों के बीच में बहुमत का फैसला करना, और उसके अंदर भी वो बात नैतिक है या अनैतिक है उसका फैसला करना। ये तो किसी के भी दिमाग में, एक साधारण से साधारण व्यक्ति के दिमाग के अंदर भी ये बात बिल्कुल आ जानी चाहिए कि भाई जब गाड़ी के अंदर कोई ऐसा मरीज बैठा हुआ है कि जिसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ज़्यादा ज़ोर से म्यूज़िक बनाने के अंदर उसको परेशानी हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे कि जी कि इसमें म्यूज़िक बजाइए। अब ज़्यादा ज़ोर से म्यूज़िक बनाने से ये तो चलो उनकी तबीयत ही ख़राब हुई, हो सकता है उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि उनकी मौत ही हो जाए, फिर क्या बहुमत, फिर क्या फैसला हुआ ये? तो ये तो नैतिक अनैतिक की बात है ना। और इसी आधार के ऊपर हम ये बात करना चाहते हैं कि बहुमत का फैसला करे बिना आपने 75 सालों से अनैतिक तरीके से सरकार बना रखी है। जहाँ बहुमत नहीं है उसको भी आपने बहुमत डिक्लेयर कर रखा है, जो बहुमत है ही नहीं, जिस बहुमत की कोई परिभाषा ही नहीं है आपके पास में। तो पहले बताओ तो सही कि भाई 5 में से 3 जने जो कह देंगे जी तो हम उसको बहुमत मान लेंगे। आप बोलो इसका एक कानून बना लीजिए। जब आपके पार्लियामेंट के अंदर इतने बहुमत है और इतना सब कानून बनाने, और जो हमने देखा है पिछले कितने दिनों के अंदर कि कितने अनैतिक कानून बने हैं, तो आप ऐसा कानून बना लो बहुमत के ऊपर भी कि हम खरीद फरोख्त भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे और हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, भ्रष्ट समझौते भी करेंगे। तो ऐसा बना लीजिए आप, तो कम से कम एक वोटर को फिर पता तो रहेगा ना कि भाई मैं ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को वोट देने जा रहा हूँ। अभी तो वोटर को आप सपना तो ये दिखा रहे हो जी कि हम पता नहीं आपको कितना स्वर्ग दिखाएंगे आपको, और उसके बाद में मिलता कुछ भी नहीं है। जिसका जीता जागता उदाहरण तो 75 सालों की राजनीति हमारे सामने है। ना शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना सुरक्षा मिली, और इतनी क्राइम, इतना गंदगी, इतना अपराध बढ़ गया। ये कोई राजनीतिक व्यवस्था हुई क्या? तो बहुमत का एक फैसला तो करिए। और देखिए, जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मान लो एक सांसद 1 वोट से जीता, वो भी सांसद बन गया। जो सांसद 1 लाख वोटों से जीता वो भी सांसद बन गया, 5 लाख वोटों से जीता वो भी सांसद बन गया। तो ये कोई भी रवीश कुमार जी के या ध्रुव राठी जी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि भाई जो वोटर है उसकी शक्ति से उसका प्रभाव, महत्व या क्या भूमिका है सरकार बनाने के अंदर? ये बात कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है कि इसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करिए। जब एक आदमी की भी एक वोट वाले की भी वही वैल्यू है और 1 लाख 5 लाख वाले की भी वही वैल्यू है, तो 5 लाख वोट लेके क्यों बना वो सांसद? क्या जरूरत है? और आज के दिन में इसके बाद में और कितनी बातें आपको बता सकता हूँ जो साधारण सी बातें हैं, लेकिन उसके ऊपर ना कोई पत्रकार बात करता, ना कोई लीडर बात करता, ना कोई पार्टी बात करती, ना ही सरकार बात करती। तो ये सुधार होगा कैसे? खाली वीडियो बनाने से, आलोचना करने से सुधार हो जाएगा क्या? अभी खाली इसको हटा दो बस, तो हटा दो। हटा के तो हमने, जैसे आप लोगों ने कहा, कितनी बारी हम कर चुके हैं, और फिर करके देख लो। खाली हटाने से ये समाधान होने वाला नहीं है, मेरा ये कहना है। ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा करने का यही मकसद है कि जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हों, वो लोग इस वीडियो को सुने, संज्ञान में ले वो। और जो सतदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि बिना बहुमत के ऊपर चिंतन किए, बिना फैसला किए, बिना बहुमत को समझे, बिना लोगों को एजुकेट किए, अगर आप खाली इसी तरीके से बात आप करते रहेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसका सही रास्ता यही है कि इसके ऊपर हमारे से बात करें, या आप बोले तो हम आपसे जिस माध्यम से आजकल तो बातचीत करने के, संपर्क करने के कई तरीके हैं, तो हम उस पर मिल सकते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर चिंतन करना ज़रूरी है, इसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है, और तभी जाकर के इसका सही रास्ता निकलेगा। ये हम ज़रूर समझते हैं कि आपकी भी चिंता है इस विषय के ऊपर कि लोगों को कहीं ना कहीं एक सही न्याय नहीं मिल रहा है। जो गरीबों को जो सच्चा न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं और हमारी भी चिंता है, लेकिन हम इस बात को समाधान के साथ बताने की कोशिश करें, इसका सही रास्ता बता रहे हैं। तो मैं फिर एक बार अपील करूंगा ध्रुव राठी जी से और जो उनके जैसे जो लोग बनाने वाले जो वीडियो हैं कि भाई इस विषय के ऊपर हमसे आप संपर्क करिए, या हम आपसे संपर्क करें। कोई इस तरीके का एक रास्ता है, हम अपने नीचे, अपने वीडियो के नीचे हमारा ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात करिए। कमेंट्स के माध्यम से करना है, कमेंट के माध्यम से करें, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम इस विषय के ऊपर फिर दोबारा आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।